बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आईएएस फैक्ट्री में। और हम लोग हाजिर हुए हैं इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर बात करने के लिए। और हम लोग आज जो बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा भारत में सेविंग की स्थिति। पिछले क्लास में बात की जनरली हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है निवेश। आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्पादन, उसके बाद उपभोग, उसके बाद विनिमय, उसके बाद निवेश। तो हम लोग का टॉपिक चला है निवेश। और पिछली क्लास में बहुत मस्ती भरे अंदाज में हम लोग बात किए हैं निवेश क्या है, निवेश के प्रकार क्या है, निवेश के प्रकार में दोनों प्रकार किन किन बातों पर निर्भर करता है, निवेश का प्रभाव क्या पड़ेगा, और उसके बाद बात की निवेश को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें एक हम ट्रिक देखे थे CSI, याद होगा आपको, GPS, SE और पुलिस स्टेशन BF देखे थे। और उससे हम सारा आयाम पर बात की। एग्जामिनेशन में मेंस में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही चैनल को बढ़ाइए, आपका अपना परिवार है और इस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी ज़्यादा हो उतना हम लोग कमाल करेंगे। ठीक है, चैनल को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जितना कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है उतना आपको करना है। आपका चैनल है, आप जितना आगे ले जाइएगा वो आपका है। चलिए, तो हम लोग आज बात करने वाले भारत में सेविंग की स्थिति पर। थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी कंजर्व कीजिए, फिर एनर्जी बनाइए और फिर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं क्या, भारत में सेविंग की स्थिति। चलिए, तो जनरली उस टॉपिक का नाम है निवेश का स्वरूप। निवेश का स्वरूप, जैसे निवेश का स्वरूप क्या है, जिसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। टॉपिक आपको अजीब लग रहा होगा, थोड़ा देर में इतना मतलब बेहतर बताने का प्रयास करूंगा कि आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। यहाँ की क्लास की सबसे अच्छी विशेषता है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाई जो होता है फर्स्ट से लेकर अर्थ तक होता है, मतलब जीरो से लेकर हीरो तक होता है। और सारा बात आपके दिमाग में ठोक दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलते रहिए मेरे साथ। एनर्जी, जब तक मेरा क्लास चले एनर्जी होना चाहिए। निवेश का स्वरूप, निवेश का स्वरूप क्या है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। कहाँ के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में निवेश का स्वरूप। अब हम देखेंगे, ठीक है, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखिए। अगर निवेश आप जान चुके निवेश क्या है तो हम देखेंगे पूंजी स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। निवेश दो प्रकार के होते हैं, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट। मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड इन्वेस्ट पर निर्भर करता है। फिर हम देखे थे कि निवेश का क्या प्रभाव हो सकता है, तो निवेश के बहुआयामी प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। लेकिन एक हम खास एक लाइन निकाले थे किन्स के अनुसार, निवेश का प्रभाव निवेश है, याद आ रहा है। फिर हम बात किए थे निवेश को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें निवेश को प्रभावित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है कैपिटल। कौन है, कैपिटल। और कैपिटल, ठीक है, तो वही तो पढ़ रहे थे। फिर हम कैपिटल लास्ट में देखे थे, कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक पूंजी और दूसरा बाह्य पूंजी। अब हम समझते हैं यानी निवेश को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण कौन है, तो निवेश को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण जिसका नाम क्या है, पूंजी। क्या है, पूंजी। और पूंजी को अंग्रेजी में कहा जाता है कैपिटल। और पूंजी का मतलब जानते हैं, धन प्लस तकनीक। ठीक है, पूंजी होते हैं दो प्रकार के, एक आंतरिक पूंजी, दूसरा बाह्य पूंजी। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर तरीका देखें तो आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट, पिछला क्लास याद कीजिए, इन्वेस्टमेंट सीधा समानुपाती CSI जो भी था, आगे देखेंगे। C का मतलब कैपिटल, मतलब पूंजी। अच्छा, S का मतलब सेविंग। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास सेविंग ज़्यादा होगा तो आप पूंजी ज़्यादा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं निवेश निर्भर करता है पूंजी पर और पूंजी निर्भर करता है सेविंग पर, बचत पर। मार्कर दूसरा दे दीजिए। ठीक है, देखिए, तो मुझे बताइए कि पूंजी कहाँ निर्भर करता है, पूंजी निर्भर करता है बचत पे। चीज़ें ठीक है। अब सवाल है, देखिए इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब साफ साफ है। और आप ये भी जानते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सीधा समानुपाती CSI। घबराना नहीं है, मेरा शुरू का 2-3 मिनट जाता है बेस बनाने में, फिर उसके बाद इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, उतना मजा तो मतलब जनरली बहुत इंटरेस्टिंग मूवी देख के नहीं आता है। ठीक है, तो CSI इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल पर। और आप ये भी फिजिक्स में अगर जाने ठीक से, तो फिजिक्स के जनरली कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, तो आप इतना समझिए। मुझे बताइए, फिजिक्स में नहीं जाता, हम लोग यहाँ देखते हैं कैपिटल और सेविंग। सेविंग ज़्यादा होगा तो कैपिटल ज़्यादा होगा। अरे समझ में, सेविंग ज़्यादा तो कैपिटल ज़्यादा। इसका मतलब साफ साफ है कि सेविंग ज़्यादा तो कैपिटल ज़्यादा, और कैपिटल ज़्यादा तो निवेश ज़्यादा। मतलब निवेश करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास बचत होना चाहिए। हम लोग डेली लाइफ में देखें, कई बार अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने घर में मेंबर को बता देते हैं कि मुझे मान लीजिए कि कचरी का दुकान खोलना है, समोसे का दुकान खोलना है, तो हम लोग कहते हैं कि बचत करो। हमें कोचिंग खोलना है तो हम लोग कहते हैं थोड़ा सा पैसे बचत कर लो। बचत करेंगे तो पूंजी ज़्यादा, बोलते रहिए सब कुछ, हाउ इज द जोश हाई सर, बोलते रहिए। बचत करेंगे तो पूंजी ज़्यादा, पूंजी ज़्यादा तो निवेश ज़्यादा। इसका मतलब है साफ साफ कि पूंजी निर्भर करता है बचत पर। अब सवाल है कि हमारे पास बचत जितना ज़्यादा होगा, थोड़ा सा इसे अपने घर से हटाकर देश में सोचिए, देश के पास जितना ज़्यादा बचत होगा उतना ज़्यादा
पूंजी होगा उतना ज़्यादा पूंजी उतना ज़्यादा निवेश होगा। तो देख लिया हमारे देश में बचत की क्या स्थिति है। तो यहाँ से बहुत प्यारा सा टॉपिक आता है, बहुत प्यारा टॉपिक है। और याद रखना है टॉपिक भी खूबसूरत, टॉपिक में एक खास खूबसूरती होती है, वो आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए, है ना। कहते हैं कई बार कि नाला में भी एक खास खूबसूरती है, उसे कभी सुगर की नज़र से देखो, ठीक है। तो सब चीज़ की खूबसूरती है, आपका फायदा कितना है। तो बचत को देखना है। तो बचत बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है भारत में बचत की स्थिति। भारत में बचत की स्थिति। तो मुझे बताइए, जैसे मैं आपके घर में बचत की क्या स्थिति है, आपके घर में सेविंग कितना है, कैसे पता करेंगे? मम्मी के पास कितना पैसा है, पापा के पास कितना पैसा है, नहीं भैया के पास कितना पैसा है, भाभी के पास कितना पैसा है, जितने भी घर के मेंबर उनके पास कितना पैसा है। इसी से तो हम अंदाजा लगाते हैं कि देश में बचत की क्या स्थिति है, घर में बचत की क्या स्थिति है। हमें यहाँ क्या देखना है? देश में बचत की क्या स्थिति है। कहाँ? देश में। तो कैसे देखेंगे? तो मुझे बताइए देश में, भारत देश में कौन कौन रहते हैं। तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले नॉर्मल आम आदमी, कहते हैं ना आम आदमी, ठीक है। तो आम आदमी बोलते हैं तो किसका याद आता है नाम? सलमान खान का नहीं आता? वो आदमी आम आदमी नहीं है, उनका आम आदमी से रिलेटेड डायलॉग है, आम आदमी सोता हुआ शेर है, ठीक है। देखिए तो भारत में सबसे पहले आम आदमी जनरली हम बात करते हैं उसका, उसे कहते हैं हम हाउस होल्ड। इकोनॉमी में एक परिवार के लिए हाउस होल्ड शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? होल्ड मतलब होता है पकड़ना। देखिए होल्डर जो बल्ब को पकड़ के रखे, ठीक है। होल्ड मतलब पकड़ना। अरे समझो फोन करते हैं किसी को, कहते हैं होल्ड पे रुकना, मतलब पकड़े रहना, मुझे छोड़ना मत, होल्ड पे रहना, होल्डर। तो अब कौन जो याद रखे घर को पकड़े रहे? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। तो एक होता है हाउस होल्ड, कोई डाउट, एनर्जी मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। हाउस होल्ड, यस बॉस, ठीक है। सेकेंड बात करें तो उसके बाद बात करें एक हाउस होल्ड, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, अच्छा तीसरा मतलब जो बचत हो सकता है, एक तो हाउस होल्ड के पास हो सकता है, दूसरा बचत के पास, और तीसरा होता है सरकार के पास। अगर बचत इसी 3 के पास हो सकता है, हाउस होल्ड के पास देख लेते हैं क्या बचत की स्थिति है, उसके बाद इंडस्ट्री के पास देखेंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट के देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देश में निवेश करना है तो बचत होना चाहिए। भारत में बचत की क्या स्थिति देखने के लिए हमें 3 पॉइंट पर बात करना है। एक परिवार के साथ कितना बचत, परिवार के पास कितना बचत है, दूसरा इंडस्ट्री के पास कितना बचत है, और तीसरा गवर्नमेंट के पास कितना बचत है। अगर मान लीजिए कि तीनों के पास बचत ठीक है, मतलब बचत ठीक है तो पूंजी ठीक है, पूंजी ठीक है तो निवेश ठीक होगा। अगर आप ठीक से समझे तो आप, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि देश की स्थिति खराब, जैसे आप देख लीजिए अभी हालिया में अगर देखें, हालिया रिपोर्ट के अनुसार देखें तो श्रीलंका की स्थिति बहुत डैमेज है। क्यों स्थिति डैमेज है? आपको बता दूं श्रीलंका पे कर्ज कितना? श्रीलंका पे कर्ज 51 अरब, ठीक है, उतना कर्ज है, 51 अरब का कर्ज है, 51 अरब डॉलर का। पता है भारत पर कितना कर्ज है? 51 अरब डॉलर का 12 गुना कर दीजिए, 620 अरब डॉलर का कर्ज है भारत पे। श्रीलंका से 12 गुना ज़्यादा कर्ज है भारत पे। कर्ज को दूर करना है तो बचत बढ़ाना पड़ेगा, बचत बढ़ाना पड़ेगा, पूंजी बढ़ाना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट आएगा उससे हम कर्ज दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देश की स्थिति को ठीक करने के लिए, अगर इंटरव्यू में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो देश की स्थिति ठीक करने के लिए, हर प्रकार की स्थिति को ठीक करने के लिए आपका इकोनॉमी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस होल्ड पर। कोई डाउट? इसे मैं हटाऊँ अभी फिलहाल। 3 पॉइंट आपको याद रखना, नोट्स आप साथ बनाते चलेंगे। अगर और सबसे बढ़िया पढ़ने की स्थिति होती है कि आप एक बार क्लास बढ़िया से देख लीजिए पूरा, फिर सेकेंड बार में नोट्स बनाइए, उसके बाद बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर कहीं डाउट होता है फिर क्लास देखिए, ठीक है। इससे बेहतर कहीं नहीं और कभी नहीं। याद रखिए आपके जीवन का सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि मैं अपना पूरा एनर्जी झोंक दूंगा और मुझे पूरा भरोसा है आप भी अपना पूरा एनर्जी समझ में लगा देंगे, ठीक है। तो एनर्जी बराबर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है सब कुछ। तो चलिए मुझे बताइए, इंडस्ट्री हटाऊँ अभी, गवर्नमेंट हटाऊँ अभी, क्यों? क्योंकि हमें अभी बात करना है हाउस होल्ड पर। चलिए हाउस होल्ड की अगर बात करें तो हाउस होल्ड अगर भारत की स्थिति को, तो भारत में 3 प्रकार की फैमिली होती है। इसे हाउस होल्ड को जनरली हम क्लास से देखते हैं, तो कितने प्रकार की क्लास? 3 प्रकार की क्लास। सबसे पहला जिसे कहते हैं उच्च क्लास, ठीक है, जिसे कहते हैं हायर क्लास, हायर क्लास, एक तो क्लियर है। अच्छा दूसरा उसे कहते हैं मिडिल क्लास,
मिडिल क्लास, ठीक है, और तीसरा कौन सा, लो क्लास। तो मुझे बताइए क्लास कितने प्रकार के, भारत में कितने प्रकार के क्लास, मतलब तो आपको जो परिवार मिलेगा बहुत स्टैंडर्ड मिलेगा जिसे हायर कहते हैं, फिर मिडिल मिलेगा, एक लोअर मिलेगा, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देख लेते हैं हायर क्लास कितने परसेंट है भारत में। तो हायर क्लास याद रखना है 5%, ठीक है। अगर आपसे पूछे मिडिल क्लास कितनी है, कितने परसेंट, 25%। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे लोअर क्लास कितने हैं, देख लीजिए 25 और 5 30, बचा कितना 70। अरे समझ में, यानी इतने। अगर आपसे पूछे मतलब भारत में लोअर क्लास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता तो मिडिल क्लास भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। मिडिल में भी एक होते हैं हायर मिडिल, ठीक है। मिडिल में कौन, एक हायर मिडिल, एक तो मीडियम मिडिल और एक लोअर मिडिल। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब याद रखना मिडिल MIDLE MIDEE दोनों, ठीक है। अब समझें इस बात को, जैसे समझता कुछ, जैसे हीमोग्लोबिन HEMOGLOBIN होता है और HAE वो भी होता है, समझें इस बात को, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा तकनीकी अंतर है, दोनों का यूज कहाँ कहाँ करेंगे ये भी चीज़ें मायने रखता है, ठीक है। समझें इस बात को। देखिए तो अगर आप हायर क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास 3 प्रकार के, मतलब 25% में 3 क्लास है, एक हायर मिडिल, दूसरा मीडियम मिडिल और तीसरा लोअर मिडिल। बस इतना बनाना बेस, आपको बाकी चीज़ें समझने वाला इतना बस याद करने वाला। देखिए हायर क्लास, मेरे साथ बोलिए, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। मिडिल क्लास 3 प्रकार के, हायर मिडिल, मीडियम मिडिल और लोअर मिडिल, कंप्लीट है। आपको बता दो जो हायर मिडिल है कहीं ना कहीं इसी में आ जाता है, और लोअर मिडिल है कहीं ना कहीं इसी में आ जाता है, कोई डाउट नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। हायर मिडिल कहीं ना कहीं इसके जैसा है, ठीक है, और लोअर मिडिल कहीं ना कहीं इसके जैसा है। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि लोअर क्लास और लोअर मिडिल में अंतर क्या है, अगर एक ही जैसा है तो इसी में क्यों नहीं रखी, इसमें हम क्यों डालें। इसका आंकड़ा रखा जाता है 33 रुपये के हिसाब से। जो व्यक्ति एक दिन में 33 रुपये खर्च कर देता है, कितने रुपए, 33 रुपये प्रॉपर, ठीक है। जो व्यक्ति 33 रुपये कमा पाता है उसे कहते हैं लोअर क्लास। जो व्यक्ति एक दिन में 33 रुपये खर्च कर देता है या 33 रुपये से ज़्यादा कमा लेता है, 33 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा 34 रुपये कमा लेता है, उसे कहा जाता है लोअर मिडिल। ये दोनों में से किसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी, तो लोअर मिडिल की, कोई डाउट। ये 33 रुपये से कम कमाएगा ऐसे समझ लीजिए, और ये 33 रुपये से ज़्यादा कमाएगा, कोई डाउट नहीं। कन्फ्यूजन 1% नहीं है, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, और इसके अगला क्लास में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम अगले क्लास में ये पढ़ेंगे कि बाहर के पैसा को कैसे खींच के अपने देश में ले आए, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है पूरा बात। लेकिन इसमें पढ़ेंगे कि घर के पैसा को कैसे डबल दोगुना तिगुना कैसे कर सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, कोई डाउट इसमें। चलिए ऐसा कोई है नहीं इसका मापक। मिडिल क्लास जनरली वकील भी हो सकता है, एक शिक्षक भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है मिडिल क्लास। नहीं इसमें है आंकड़ा, हाँ, बाकी इसमें नहीं। एक अंतर में आगे पढ़ाऊंगा गरीबी और अमीरी, तो उसमें एक डिसाइड आंकड़ा दूंगा, कोई डाउट इसमें। हाँ, जितना आंकड़ा जो कुछ होगा मैं सारा कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, मुझे मैं किस पॉइंट पे कहाँ बात करना है सब कुछ सेट है, कोई डाउट इसमें। अब मैं एक बात करूँ, जैसे अगर बात करूँ जैसे हायर मिडिल किस में आ जाएगा, हायर क्लास में। इसमें अगर पूछे हायर क्लास में, तो हायर क्लास पर थोड़ा सा बात कर ले हम लोग, फिर हम बात करेंगे लोअर क्लास पे, और इस पर बहुत डिटेल बात करेंगे मीडियम क्लास पे, ठीक है। तो हायर क्लास कौन है, तो देखिए हायर क्लास को अगर समझने का प्रयास करें, हायर क्लास को अगर समझने का प्रयास करें तो हायर क्लास उसे कहते हैं जनरली हायर क्लास जिसका इनकम ठीक ठाक हो, जैसे पॉलिटिशियन, ठीक है। उसके बाद हाईली ब्यूरोक्रेट, जैसे नौकरशाह, जैसे DM हो गया, IAS, SDM, SP, ये सब जितने हैं ये सब हायर क्लास हैं। देखिए इनका रहन सहन अलग स्टैंडर्ड का होता है। इनके पास हायर क्लास के पास एक कुत्ता होता है, और कुत्तों का नाम आदमी जैसा होता है, आदमी का नाम कुत्तों जैसा होता है ना ऐसा। तो ये हायर क्लास है और इनके पास इनकम बहुत ज़्यादा है। और ऐसे जो लोग होते हैं नॉर्मली सरकारी जॉब में नहीं, मतलब सरकारी जॉब में भी हो सकते हैं और जनरली बिजनेस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग टैक्स जरूर देते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है, टैक्स की चोरी भी करते होंगे, टैक्स नहीं भी देते होंगे। तो ऐसे लोग में कुछ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, और ऐसे लोग में कुछ लोग ऐसे जो टैक्स नहीं देते हैं। अच्छा, टैक्स अगर नहीं देंगे तो वैसे धन को, वैसा धन जिसका रिपोर्ट सरकार के पास न हो,
वैसा मनी जिसका रिपोर्ट सरकार के पास न हो, वैसे मनी को कहा जाता है ब्लैक मनी। इसे हिंदी में कहते हैं बेनामी संपत्ति। नहीं आ रहा समझ में? कोई डाउट? आपके पास मान लीजिए सबसे ज़्यादा मतलब जनरली ब्लैक मनी की बात करें तो अपने घर में अगर आपको देखना है तो आटा के डब्बा में जाकर देखिएगा, मम्मी पैसा छुपा के रखती है। बेडशीट के नीचे देखिएगा, मम्मी छुपा के रखती है। चावल के डब्बा में। लॉकडाउन के टाइम पे जब पति का सेविंग पूरा खराब हो गया, पूरा बजट हिल गया, तो बाद में फिर आटा का डब्बा हिला, फिर उसी से निकला। और उससे पहले जब मतलब पतिदेव जब पूछते थे कि कुछ पैसे हैं, तो मतलब जो भी महिलाएं वो बोलते थे नहीं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, जब पैसे कब ही निकला? जब बजट हिला पति का। ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति में। तो याद रखना, मैं बार बार कि आटा के डब्बे में जो पैसा रखा हुआ है, क्या उसका रिपोर्ट सरकार के पास है? नहीं, उसे कहा जाता है ब्लैक मनी। ठीक है, अब समझिए इस बात को, ब्लैक मनी। तो देखिए, टैक्स जो पे करे उसका तो रिपोर्ट सरकार के पास है, जो टैक्स पे ना करे और जिस पर टैक्स नहीं जाता हो, यानी उसका रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है, ऐसे मनी को कहा जाता है ब्लैक मनी। क्या कहते हैं इसे? ब्लैक मनी। हिंदी में क्या कहते हैं? काला धन, बेनामी संपत्ति। फिर से बताइए, बेनामी संपत्ति। पहले 90 के दशक में ऐसी मूवी आती थी, बेनाम बादशाह, बेताज बादशाह। बेनाम भी आता था। बेनाम उसे कहते हैं जिसके बाप का नाम ना हो पाता जनरली, फिर वो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी बनता था, फिर एम्पायर खड़ा करता, फिर शासन करता था। बेनामी संपत्ति ऐसा संपत्ति जिसका कोई माँ बाप ना हो, जिस पर सरकार का रिपोर्ट ना हो, सरकार का रिपोर्ट जिसके पास ना हो, टैक्स नहीं जाता हो। तो मुझे बताइए, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा किस क्लास के पास होगा? हायर क्लास के पास। पॉलिटिशियन। देखिए ना, इनका पूरा पैसा कहाँ जाता है? स्विस बैंक में। ऐसा समझ में? हम लोग चाहते हैं कि बाहर का पैसा हमारे देश में आए, और वो लोग अपने देश का पैसा को बाहर भेज देते हैं। बहुत खराब स्थिति। सब बताऊंगा, सब आपको समझ में इसका क्या क्या नुकसान है। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। आपका नुकसान अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा पैसा अपना घर का जितना गहना आभूषण वगैरह सब पड़ोसी घर में जाकर रख दीजिए। ठीक है, ये नुकसान है। समझिए इस बात को। धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आएगी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे। तो बेनामी संपत्ति समझ में आ गया। ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा हायर क्लास के पास। ठीक है, और देखते हैं हायर मिडिल तो उसी में आ गया। अब थोड़ा सा देख ले लोअर मिडिल। इस पर बहुत लंबा बात करना है, जिस पर बहुत डिटेल बात करना है उससे सबसे लास्ट में बात किया जाता है उस पर। हाँ, लोअर मिडिल की बात करें तो लोअर मिडिल किसे कहते हैं? लोअर मिडिल आप जनरली समझ सकते हैं। एक तो मिडिल देख लीजिए। मिडिल उसे कहते हैं जिसके घर में टूथपेस्ट नहीं होता है। मिडिल उसे कहते हैं जो जैसे तैसे सब्सिडी के लिए गैस भी जैसे तैसे उपाय कर पाता है, लोअर कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे तैसे दवा के पैसा भी बीमारी के हिसाब से आता है। बीमारी हाई हो तो फिर दवा लेते हैं, बीमारी हाई ना हो तो फिर जैसे तैसे बर्दाश्त करते हैं। मतलब नॉर्मल लोअर उसे कहते हैं जिसको बुखार आए तो पानी से बुखार कम करे, एक पैरासीटामोल का टैबलेट ले ले, एजिथ्रोमाइसिन ना ले पाए, वो लोअर है। लोअर मिडिल उसे कहते हैं जिसके घर में टूथपेस्ट तो हो, लेकिन टूथपेस्ट खत्म होने के बाद बेलना से ऐसे बेलन से फिर टूथपेस्ट निकाले। थोड़ा सी से कंडीशन ठीक है। नहीं आ रहा समझ में चीज़ें? थोड़ा सा मिडिल। ऐसे घर में खाना तो होता है, लेकिन सुबह बनता है, शाम में बनता है खाना, ठीक है, लेकिन खत्म हो जाता है। लोअर मिडिल उसे कहते हैं जिसके घर में खाना नहीं बन पाता है। आ रहा समझ में? तो चीज़ें देखिए, अंतर कहीं ना कहीं स्थिति से ठीक है। ऐसे लोग जैसे तैसे बस उतना ही कमा पाते हैं एक दिन में जितना खर्च हो जाए, जैसे तैसे पेट चल जाए। दवा के लिए पैसा नहीं आ सकता, दवा के लिए पैसा नहीं हो सकता, हाँ खाने के लिए हो सकता है, जैसे तैसे बहुत लो क्वालिटी का खाना। ऐसे लोग के पास जो पैसे होते हैं, समझिए ऐसे लोग के पास जो पैसे होते हैं, वो पैसे, ध्यान रखना टॉपिक से नहीं भटकना है। हर टॉपिक को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है सेविंग समझना। मैं सेविंग पे आऊँगा। ऐसे लोग के पास मुझे बताइए, लोअर क्लास के पास सेविंग होगा? नहीं। ऐसे लोग के पास सेविंग होगा? नहीं। ऐसे लोग देखिए, और एक बात बता दूं आपको, ऐसे लोग जैसे तैसे गुजारा करते हैं, जैसे तैसे सेविंग तो होगा नहीं। ऐसे लोग जैसे तैसे सर्वाइव करते हैं, इसलिए से ऐसे लोग जो जीवन काटते हैं उसे कहा जाता है सर्वाइवल क्राइसिस। बोलिए मेरे साथ, सर्वाइवल क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है आपदा, विपत्ति, क्राइसिस। ठीक है, और जैसे तैसे विपत्ति में गुजारा कर रहे हो, गुजर बसर कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में चीजें? ठीक है, तो ऐसे लोअर मिडिल और मिडिल क्लास, लोअर क्लास और लोअर मिडिल लोअर क्लास, एक ऐसे कर जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इनके पास स्कूटी नहीं होता है, इनके पास गाड़ी नहीं होता है, इनके पास बेडशीट नहीं होता है, इनके पास खटिया होता है, इसके पास चौकी होता है। एक गांव में गेंडा समझते हैं, साड़ी को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, ऐसे होता है। जैसे तैसे गुजारा करते हैं। ये लोग सीजनल वर्क करते हैं, सीजन के हिसाब से। गेहूं के टाइम पे गेहूं काटते हैं, धान के टाइम पे धान काटते हैं, सीजनल वर्क करते हैं, जैसे तैसे गुजारा करते हैं। तो इनके पास सेविंग की स्थिति नहीं हो सकती। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सब्सिडी भी लेना पड़े। हालांकि ये लोग सब्सिडी भी जल्दी नहीं उठाते हैं तो अगर सब्सिडी गैस भी उठाते हैं तो गैस को बचा के रखते हैं बरसात के लिए। देखें करने से बरसात के लिए बचा के रखते हैं, बाकी टाइम पे वो इधर उधर से जलावन चुन के फिर उसे जलाते हैं। लोअर क्लास
ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इनके पास मेहनत करके सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं, इनके पास पैसे की स्थिति नहीं है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर्वाइवल क्राइसिस से गुजरते हैं, सर्वाइवल क्राइसिस से गुजरते हैं। मुझे जल्दी से बताइए क्या सेविंग हो सकता है इनके पास? नहीं, सेविंग इनके पास नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो मैं भारत में सेविंग की स्थिति, हाउस होल्ड की बात करें तो लोअर क्लास, लोअर मिडिल के पास सेविंग नहीं होगा, कोई डाउट? फिर देखते हैं हायर क्लास के पास सेविंग, तो हायर क्लास के पास सेविंग है, लेकिन सेविंग का रिपोर्ट सरकार के पास है ही नहीं, तो सेविंग की स्थिति डैमेज है ही नहीं ना, रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है, कम है, तो टैक्स दिया जो वहाँ है कम, तो जनरली कोई आंकड़ा है नहीं, ब्लैक मनी ज़्यादा है, तो सेविंग की स्थिति यहाँ भी डैमेज, यहाँ भी सेविंग की स्थिति डैमेज। कोई कन्फ्यूजन, कोई झूठ नहीं, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, और जब जब समझ में आए, जब जब मजा आए तो शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है क्लास। हम आपके मुरीद हैं, आपके सेवा में हाजिर हैं। आपको कहीं भी कोई समस्या हो आप कमेंट में जल्दी लिख दीजिए, वीडियो को रोकिए, कमेंट में लिख दीजिए, फिर आए क्लास देखिए। मजा आ रहा है? चलिए हल्के मुस्कान के साथ फिर स्टार्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, मीडियम क्लास। मीडियम क्लास हमेशा गुजरते रहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझते हैं, पहले हम लिखते हैं बोर्ड पर, फिर समझते हैं। बोलिए मेरे साथ, डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हाँ, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है दिखावा, द हैबिट ऑफ शो ऑफ। शो ऑफ की जो आदत होती है उसे कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक ऐसा आदत जिसमें लोग बार बार दिखाए उसे कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसमें सबसे, और याद रखना, मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है, मीडियम मिडिल में, इसमें भी मुख्य रूप से दो लोग इसके जिम्मेवार हैं, एक महिला, एक पुरुष और एक महिला। ठीक है, दो लोग। अब समझना है, ऐसे जो लोग होते हैं एक कभी भी न्योता समझते हैं, इन्विटेशन समझते हैं, न्योता कभी लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको एक ना परिवेश मिल जाता है, न्योता में, शादी में एक परिवेश मिल जाता है कि कैसे अपने आप को शो अप करें, कभी नहीं छोड़ते हैं। मतलब लोन लेके, जैसे कर्ज लेकर, कर्ज को देहाती भाषा में कर्जा कहते हैं, ठीक है, तो कर्ज लेकर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। अगर, और इसमें क्या रूल है, रूल क्या है कि इन्विटेशन में रूल है कि अगर अगला ने आपको 551 रुपये दिया तो आपको ज़्यादा देना है। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप ये नहीं बता सकते मेरा कंडीशन खराब है, आपके घर में ना हो कुछ, जैसे बचपन में कहावत सुनता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चना का सत्तू फिर महंगा आता है, मक्के का सत्तू पी ले, लेकिन बाहर जब निकले तो मुझ पे घी लगा दें। इसे कहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। होता है ना ऐसा, दिखावा, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, ये दिखावा, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अरे समझ में, तो डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझे, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से कौन गुजरते हैं, मिडिल क्लास। ठीक है, और याद रखना ये लो मेंटलिटी का एग्जाम्पल है। और मुझे बता दीजिए, मैं फिर महिला पे तंज नहीं कस रहा हूँ, जो लोग माफ करें, मैं बता रहा हूँ डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से ज़्यादा गुजरती महिलाएं। क्योंकि देखिए, इसका मैं महिला को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ, महिला जो तो घर में होती है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, परिवार संभालती है। अब कवर नहीं कर रहा हूँ अपनी बातों को, परिवार संभालती है, लेकिन है क्या कि मेंटली उतना बाहर नहीं निकल पाते हैं ज़्यादा, तो मेंटली उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उनमें बच्चों जैसा आदत होता है दिखावा। जैसे बच्चा जनरली स्कूल जाता है तो दिखाता है मेरे पापा के पास इतना पैसा है, मेरे पापा इतना पावरफुल है, तो एक बच्चा जैसा जो क्वालिटी, बच्चा जैसा जो मेंटलिटी वो महिलाएं में होता है, इसलिए वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। तो पुरुष देखते हैं, पुरुष जब हम लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा किए तो फेस पर पानी, वो भी नहीं, कई बार तो वो भी नहीं, 2 बार बाल को खड़ा कर लिए, बाल को खड़ा करते हैं, एक साइड से खड़ा होता है, एक साइड से गिर जाता है, और फिर जैसे तैसे कपड़ा पहने बाहर निकल गए। तो महिला निकले तो मेकअप, पहले बैकअप, सब कुछ। पहले महिलाएं जोर जोर से हंसती थी, अब महिला मुस्कुराती है, क्यों, मेकअप ना खराब हो जाए, तो नहीं, तो चीज़ें ऐसा। तो समझिए डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, नहीं समझ में, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या समझ में आ गया। अब डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण उनका सेविंग नहीं हो पाता है। इस पर लंबा बात करना है, मुझे बताइए अभी तक जो पढ़ा इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आओ इस पर। तो अभी के टॉपिक में क्या बात करें, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पर बात करना है। मीडियम में अगर इस पर बात कर लेते तो सारा कुछ समझ में आ जाता है। अब मुझे ये बताइए, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, क्योंकि लंबा इसी पर बात करना है। ऐसा तो नहीं मिटाने के बाद कन्फ्यूजन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट है अभी तक। चलिए, हायर क्लास समझ चुके हैं। हायर क्लास टैक्स देते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं उसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। और लोअर क्लास सर्वाइवल क्राइसिस से गुजरते हैं, इनके पास सेविंग नहीं होता है। हाँ, बात क्या करें हम लोग, मिडिल क्लास के डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे। चलिए, ये तो रहने दो। अब समझिए, मिडिल क्लास के कौन से इफेक्ट पे बात करना है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे बात करना है। अगर इसे आप समझने की कोशिश करें, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो याद रहेगा हमेशा,
डिमोस्ट्रेशन इफेक्ट मतलब शो ऑफ की आदत को डिमोस्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। और इससे गुजर रही दो चीज़ें अगर देखा जाए तो एक तो मतलब मेल के पास तो बहुत कम और फीमेल के पास बहुत ज़्यादा। और आपको पता तो महिलाओं को एक बड़ा खास बात बताऊँ, महिलाओं को सोना बहुत पसंद है, ठीक है। और शादी से पहले जो सबसे प्यारा इंसान उसे सोना ना रख देती है, और शादी के बाद उसे आभूषण चाहिए गहना, वो सोना हो गया। मेन चीज़ आपको बता दूं, मैं एक बात बहुत खास बात बताऊं, ये आंकड़ा है, आप आंकड़ा गूगल पे चेक कर सकते हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के पास जितना सोना है उससे लगभग 1% ज़्यादा सोना भारत की महिलाओं के पास है। देख लीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में, दुनिया में, अमेरिका में मैं बता दूं आपको 2 नंबर पे, जैसे चीन 1 नंबर पे है सोना में, 2 नंबर पे पूरे दुनिया में अमेरिका के पास सोना है। बहुत, आप बातों को समझने का प्रयास कीजिए, गहराई में जाइए। चीन में सबसे ज़्यादा सोना है। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, कुछ आंकड़ा याद रखना है, चीज़ें ठीक है। देखिए थोड़ा समझिए, अगर पूछे भारत में, जैसे भारत में देखिए, अच्छा मैं आता हूँ टॉपिक पे, मैं इधर ठीक है। अच्छा मैं आता हूँ सब पर, मुझे बताइए सबसे पहले मैं कुछ नाम चीज़ याद कराता हूँ, आपको याद कीजिए। दुनिया में अगर मैं पूछूँ सोना सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो याद रखना चीन में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद रूस में, हाँ, उसके बाद कनाडा में, उसके बाद इंडोनेशिया में, उसके बाद पेरू में। याद हो जाएगा तो ट्रिक में दूंगा भी। हाँ बोलिए सबसे पहले, चाइना, अमेरिका, रूस, हाँ, कनाडा, हाँ, इंडोनेशिया, पेरू। याद हो गया। हाँ, इसको मतलब जनरली मैं से ट्रिक दूंगा। देखिए एक ट्रिक है इसका, चियार ऐसे है, ठीक है, ट्रिक है। उसके बाद चियार का इंडो पेरू, तो दुनिया में एक क्रम से याद हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन के पास सोना, उसके बाद अमेरिका के पास, उसके बाद रूस के पास, उसके बाद कनाडा के पास, इंडोनेशिया के पास, उसके बाद पेरू के पास, ठीक है। भारत का नाम है कहीं? नहीं है, ठीक है। इसके बाद जर्मनी भी आएगा। अब आपको बता दूं, चीज़ें समझिए, नाम याद रहेगा। हाँ, चियार का इंडो पेरू, चियार का इंडो पेरू, चियार का इंडो पेरू। हाँ, दिमाग में ट्रिक चलना चाहिए, चियार का इंडो पेरू। हाँ, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, हाँ, इंडोनेशिया, पेरू, इसके पास सोना बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चाइना के पास, ठीक है। उसके बाद अमेरिका के पास। देखिए अमेरिका के पास बहुत सोना है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आंकड़ा दिया हूँ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, उसके पास जितना सोना उससे ज़्यादा सोना भारत की महिलाओं के पास है, छुपा के रखी है। तो सोचिए इस बात को, कहीं ना कहीं तो टक्कर दे रही है, टक्कर पूरा दे रही है, हरा रही है। चीज़ें समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछे ये तो विश्व में है सोना का स्थिति, हाँ, भारत की अगर बात करें तो भारत में सोना कहाँ है, तो नहीं, केरल नहीं, कर्नाटक। तो आपको इसका भी याद करा देता हूँ, ये जनरली ज्योग्राफी में काम आएगा। तो देखिए यही चीज़ें हैं, पढ़ने के समय क्या होता है कि कई चीज़ें जो जहाँ से रिलेट हो सके उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। घातक मूवी देखे हैं? घातक में विलन का नाम क्या है? कातिया है। ये मजदूर कहाँ थे? कातिया, लोहे को पिघलाकर, है ना ऐसा डायलॉग, कातिया। और ऐसा आप जान लीजिए, एक राज की बात बताता हूँ, कातिया ब्राह्मण था, तो कातिया में क्या लगाते हैं? झा। तो ट्रिक है कातिया झा, वाओ। कातिया ऐसे लिखना है और झा, ये बहुत काम का चीज़ है। आपको इससे पता चले कि भारत में सोना कहाँ कहाँ है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु याद रखना है। हाँ, आ से आंध्र प्रदेश और झा से झारखंड। याद हो गया। भारत में सिर्फ इतने जगह सोना, इसके अलावा कहीं नहीं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सोना कहाँ, तो बस मात्र इतना जगह, इसके अलावा कहीं नहीं। याद हो गया आज? हाँ, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। कोई डाउट है? हाँ, राजस्थान के बालू में 0.6 ग्राम सोना कभी कभी मिलता है, रोशनगर में। ठीक है, तो चलिए भारत में कहाँ का सोना कंप्लीट आ गया। तो चीज पॉइंट पूछे तो क्या क्या? कातिया झा, हाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। आपको बता दो भारत में 98% कर्नाटक में सोना मिलता है, बाकी जगह बहुत कम सोना है। देखिए राजस्थान में 0.6 ग्राम, बहुत कम। आज समझो, अब सोचिए इतना कम सोना, तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में। और इसमें नाम देखिए तो इसमें 11-12 कंट्री तक भारत का नाम कहीं नहीं आता है। भारत में तो सोना है ही नहीं।
भारत में अगर आयात की स्थिति, अच्छे बताइए मुझे, सामान खरीदना अच्छी बात कि बेचना अच्छी बात? इकोनॉमी के हिसाब से बेचना अच्छी बात, बेचने में प्रॉफिट है, खरीदने में आपका घर का पूंजी जा रहा है। इस देश में भी देखा जाए तो देश में भी आयात अच्छी बात नहीं होती, निर्यात अच्छी बात होती है। मैं शायद मुझे लग रहा है जब से पढ़ रहा हूँ तब से चीज़ें समझा रहा हूँ, याद है? कम से कम इतना तो याद हो गया होगा। हाँ, देश में बेच निर्यात करना अच्छी बात, याद करना अच्छी बात नहीं है। भारत में 22% कच्चा तेल का आयात किया जाता है। एक ऐसे बेस बना रहा हूँ अगर से अलग से, ताकि वहाँ अप्लाई कर सकूँ चीज़ों को। याद हो रहा है? मुझे बताइए विश्व में सोना का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? चाइना में होता है, अमेरिका में, रसिया में, कनाडा में, इंडोनेशिया में और पेरू में। याद हो गया? सब दिन याद रहेगा? 2-3 देश बता दीजिएगा सब दिन, ठीक है? सब बता दीजिएगा, धन्यवाद। अच्छी बताइए, भारत में कौन कौन सा राज्य? कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात करें, ये चीज़ें मिटा दूँ, याद रहेगा? चलिए, मिटाने वाला दीजिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत में सोना बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है? बहुत कम। और आपको बता दूं, भारत 2 चीज़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, जिसे कहते हैं कच्चा तेल, कच्चा तेल का लगभग 22% आयात किया जाता है। किसका? कच्चा तेल का। और उसके बाद 6% सोना का आयात किया जाता है। 22% के बाद 6% सोना का आयात किया जाता है। अगर आपको सोना बहुत सस्ता चाहिए तो आप चले जाइए चाइना में। आप जानते हैं जहाँ चीज़ें ज़्यादा हो चीज़ें सस्ता होती है। और आपको चाइना नहीं जाना है तो आप चलिए बैंकॉक और थाईलैंड, वहाँ सबसे कम रेट पे बहुत हाई क्वालिटी का सोना आपको मिलेगा। ठीक है? हाँ, नहीं बैंकॉक, हाँ, चाइना से वहाँ आयात होती है बहुत ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, तो मुझे बताइए भारत में सबसे ज़्यादा आयात किन पदार्थों का होता है? कच्चा तेल का, सब उसके बाद सोना का। 22% का, 6% सोना, बाकी चीज़ों का इससे कम। सोना का क्यों आयात होता है? क्योंकि महिलाओं के पसंद है, और महिला को जो पसंद है वो बेचारा पति को पसंद करना पड़ता है, इसीलिए। आप क्यों कर रहे हैं? चलिए, दिक्कत है क्या? कोई ठीक है सब कुछ? चलिए, तो मिडिल क्लास में फीमेल और महिला, मेल, इसमें दोनों में बताइए कौन डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से गुजरता है? फीमेल। बहुत ज़्यादा शो ऑफ का नेचर। अब इन्हें चाहिए क्या चाहिए? सोना। शुरू में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए अमर्त्य सेन, नाम सुने होंगे, ठीक है? हम उन पर बात करेंगे, उनके बायोग्राफी पर बात करेंगे। हमें जानना बहुत जो भारत के महान अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने भी इस पर चर्चा किया था कि भारत में सोना की स्थिति, इस पर वो भी चर्चा किए थे। और मैं आपको बता दूं, जनरली ऐसे अर्थशास्त्री बताते हैं कि महिला जब सोना जिस समय खरीदती है, उनके पास इतना डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा मतलब शो ऑफ का नेचर होता है, तो उस चीज़ को ना मैनिपुलेट करती हो। जब पति उससे पूछता है कि क्यों खरीदना चाहती हो, तो उसके अलग अलग रीजन देती है वो। जानते हैं ना शराबी को आप 4 तरीका ऐसा बताइए, शराब छोड़ने का 4 तरीका बताइए, शराब के नुकसान उसे 5 बता दीजिए, और शराबी उसी टाइम में आप 5 नुकसान शराबी को बताइए, और फिर उसी टाइम में शराबी आपको 11 फायदा बता देगा। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सुनोगे कि एक शराबी था, और शराबी, बहुत शराबियों का झुंड पड़ा ऐसे, ठीक है, और बहुत शराबियों का झुंड पड़ा, उसके बाद एक गधा को बुलाया गया, ठीक है, एक बल्टा पूरा, बड़का बाल्टी समझते हैं, बाल्टी से भरा होता है, उसे बल्टा कहते हैं। एक बल्टा पूरा पानी था, और दूसरी जगह एक बल्टा पूरा शराब भरा हुआ था। गधा को बुलाया गया, गधा को बुला के मतलब गधा आया, और गधा शराब को ऐसे सूंघा और छोड़ दिया, पानी पिया। तो डॉक्टर ये बताना चाहता था कि देखो गधा भी पानी पी रहा है। अरे समझ में? शराबी से पूछा क्या लग रहा है तुम्हें, क्या सीख मिले यहाँ से? तो शराबी बोला हमको समझ में आया। तो पूछा क्या समझ में आया? तो उसको बोला हम यही समझ में आया, जो शराब नहीं पीता वो गधा है। ठीक है, मैनिपुलेटिंग, नहीं समझ में बात? तो वही बात, महिलाएं ऐसा चीज़ें रख देगी कि पति को खरीदना पड़ता है। जिस समय, मैं आपको बता दूं भारत में स्थिति है, जिस समय जब महिलाएं अपने पति से बोलती है कि सोना चाहिए, ठीक है, तो बोलता है कि मैं हूँ ही, लेकिन फिर बताता नहीं वो सोना चाहिए आभूषण वाला। तो फिर पति पूछता है कि ऐसा क्या स्थिति है, क्यों? तो बताते ऐसा इसलिए कि देखिए सोना का क्या नेचर बताती, ऐसा रीजन है, ये चीज़ें देखिएगा। भारत की महिलाएं सोना इसलिए खरीदती है, हालांकि रीजन सच रीजन है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वो शो ऑफ करना चाहती है, लोगों को ये दिखाना चाहती है। भारत की महिलाएं में खास क्या आदत है कि वो अपने दुख से उतना परेशान नहीं रहती जितना परेशान वो दूसरे को सुख देकर रहती है। वो एक्चुअली इसलिए सोना खरीदना चाहती है, वो बताती है जैसा, और अर्थशास्त्री ऐसा कहते हैं कि भारत में सोना समानता इसलिए खरीदा जाता है, और सोना का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जब आप सोना खरीद लिए तो सोना की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, तरलता, समझते हैं। और सोना की जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो आप विपत्ति के समय पर जब आपके पास समस्या हो, तो समस्या की स्थिति पे आप सोना को बहुत आसानी से बैंक में जाकर कैश ले सकते हैं।
और कैश ले सकते हैं, फिर इसका आप यूज कर सकते हैं। तो भारत की महिलाएं बोलती कि आप नहीं समझ रहे, मैं सोना इसलिए ले रही हूँ कि विपत्ति के समय आपके काम आ पाए। समझ पा रहे हैं? हाँ? क्या हाँ, यही चीज़ें वो बताती है ऐसा, ठीक है, कि जब आप जो मेरे सोना है, जब ये सोना ना रहे, तो जब ये सोना ना रहे तो फिर ये सोना काम है, इसलिए हम सोना लेना चाहते हैं। पति भी खूब खुश कि मेरे बारे में कितना सोच रही है, ठीक है, बहुत समझदार मिली, मेरी वाली कुछ अलग है, ऐसा होता है सबके साथ। उसके बाद चीज़ें तब खराब होती है। और इस चक्कर में आपको बता दूँ, इस चक्कर में लगभग समझिए इस बात को, भारत में सोना कितना जमा हो गया। अच्छा एक बात और समझिए, भारत में सोना कितना जमा हो गया तो आपको बता रहा हूँ। हाँ आंकड़ा बताइए, कौन सा देश से ज़्यादा? चीन, चाइना। हाँ, एक मिनट रोकिए, 2 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए, तो क्या देख रहे थे, भारत में सोना, तो सोना कितना परसेंट आयात होता है भारत में? 6%। और किस किस देश से ज़्यादा है सोना? अमेरिका, हाँ, चाइना से नहीं ज़्यादा है, तो भूल रहे हैं। मैं बताया हूँ, देखिए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, मैं लिख देता हूँ। हाँ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, हाँ, इन तीनों देश से भारत में सोना ज़्यादा है। किसके पास? भारत की महिलाओं के पास। आपको बता दूं कि भारत की महिलाओं के पास जो सोना है वो लगभग 950 अरब डॉलर का है। और सोचिए, और ये सोना कहाँ रखी हो? छुपा के, पता नहीं चलने देती है, वो सोना छुपा के रखती है। चोर भी आए लूटने तो सब कुछ लूट के चला जाता है, सोना नहीं मिलता है ना चीज़ें। 950 अरब डॉलर, समझ रहे हैं चीज़ों को? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। देश का एक पूंजीपति बहुत बड़ा देश अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जर्मनी भी बहुत बढ़िया देश है, बहुत विकसित देश है। ऐसे देशों से ज़्यादा सोना भारत की महिलाओं के पास है, ये मामूली बात नहीं है, ठीक है? अरे समझ में, अब 950 अरब डॉलर सोना है। अब हो क्या रहा है यहाँ चीज़ें कि अब इतना सोना है, मोदी जी 2015 में जब आए तो उन्होंने सोचा, ओ माय गॉड, जब वो सोचे, ठीक है। अच्छा याद रखना एक बात और, जो पुरुष महिलाओं की स्थिति को समझ गया, जो दूर हो गया, वो बहुत महान बना है। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए, हाँ नहीं ठीक है सब कुछ नहीं, ऐसा है, ऐसा कहा जाता है, मैं बुक में लिखा दिखा दूंगा। चलिए, तो बात समझिए, मतलब अब देख लीजिए, बेचारा को चैन है, इनको सोना का चैन चाहिए, चीज़ स्थिति पूरा खराब है नहीं। तो देखिए 950 अरब डॉलर का सोना है। मोदी जी सोचे, मोदी जी को तो कोई लगाव है नहीं, वो तो निकल गए 12 बजे रात में सन्यासी बनने। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा किया क्या जाए, जब इनके पास इतना ज़्यादा 950 अरब डॉलर सोना है, इतना का सोना है, कैसे किया जाए कि इनसे सोना निकलवाया जाए। और वो सोना निकलवाने की क्षमता तो किसी के पास नहीं है सिवाय मोदी जी के, ठीक है। और डायरेक्ट आप सोना निकाल नहीं सकते हैं। महिलाएं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है अपने बेटे पे, अपने संतान पे, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो तो फिर पति पे, पति पर तरस आता है और बेटा से प्यार होता है ना चीज़ें। तो मोदी जी सोचे किया क्या जाए, तो मोदी जी एक गोल्ड स्कीम लेकर आए। मोदी जी ने सबसे पहले अर्थशास्त्री को बुलाया और पूछा कि क्या क्या मामला है, गोल्ड का क्या कंडीशन है। तो अर्थशास्त्री जो बताओ आपके सामने रख रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। मुझे बताइए, जितना पढ़ा रहा हूँ पूरा समझ में आ रहा है? कोई डाउट? हाँ, आंकड़ा याद रखिएगा। मोदी जी पूछे क्या दिक्कत है भारत में, तो सबने बताया सोना। कौन सा सोना? जो महिलाओं को चाहिए, ठीक है। मोदी जी फिर क्लियर किए कौन सा सोना, समझ आ रहा है ना? तो आभूषण बनाने वाला। हुआ क्या, आपको बता दूं कि भारत में सोना का क्या स्थिति है, सोना से क्या गड़बड़ हो रहा है अर्थशास्त्र की व्यवस्था। तो देखिए, मुझे बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के बाद अगर सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है तो किसका आयात किया जाता है? सोना का। अब सोचिए, भारत में सोना का क्या किया जाता है? आयात, मतलब सोना का डिमांड ज़्यादा है। और मुझे आप बताइए, सोना का अगर डिमांड ज़्यादा है तो जिसका डिमांड ज़्यादा होगा वो तो भारत में है नहीं, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा। लेकिन भारत में प्रोडक्शन है नहीं, तो क्या किया जाएगा? वो बाहर से मंगाया जाएगा, मतलब आयात ज़्यादा किया जाएगा। और एक बात आप सीख लीजिए कि जब किसी बाहरी वस्तु को किसी देश से मंगाया जाता है तो जो उस देश में जो मुद्रा चल रही है उसी में उसका पेमेंट किया जाता है। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं समझे? ये बात तो बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर मान लीजिए अमेरिका से मैं कुछ मंगा रहा हूँ तो मुझे वो जो फॉरेन करेंसी है उसी में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अरे समझ में? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इसे, BOP। क्लियर बात है? तो अमेरिका से मैं मंगा रहा हूँ क्या? सोना। सोना कहाँ से मंगाऊंगा? जिसके पास सोना बहुत ज़्यादा है। तो किसके पास सोना बहुत ज़्यादा है? चीन के पास, रूस के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, कनाडा के पास। तो मैं उसी देश से सोना मंगाऊंगा। और पहले सबसे ज़्यादा सोना आता था चाइना से, क्योंकि चाइना में सोना बहुत ज़्यादा तो वहाँ रेट कम है, ठीक है। तो बताइए, चाइना, अमेरिका, ठीक है, कनाडा, रूस। तो रूस में तो रूबल चलता है, कनाडा में, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो बताइए, कहीं ना कहीं जब अगर हम कनाडा, चूँकि चाइना से रिलेशन हमारा बढ़िया नहीं है, तो हम कहाँ से मांगे? अमेरिका से, कनाडा से, रसिया से। तो बताइए, उसी में फॉरेन करेंसी में क्या करना पड़ेगा? हमें पैसे पेमेंट करना पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, भारत में डिमांड सोना का ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो आयात ज़्यादा करना पड़ेगा, और आयात ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं यहाँ भी बता दूं कि आयात करना अच्छी बात नहीं होती है, एक बात है, लेकिन आयात मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, आयात मैं करूँगा तो किस चीज़ में? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में चीज़ें पेमेंट करना पड़ेगा। और फॉरेन करेंसी जब चीज़ें पेमेंट करेंगे, फॉरेन करेंसी जब हमारे देश से मुद्रा जाएगा, आयात करने का मतलब जब हम दुकान से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो पैसा घर से जाता है, जब चीज़ें आयात सुना कर रहे हैं तो यहाँ से पैसा जाएगा, नहीं आ रहा समझ में? यहाँ से पैसे जाएगा, और जब यहाँ से पैसे जाएगा तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में घटेगी। और फॉरेन करेंसी का मतलब समझिए, फॉरेन करेंसी घटने का मतलब हमारे देश की करेंसी भी तो घटेगी, क्योंकि $1 में लगभग 68 या 70 रुपये होते हैं। तो 70 रुपये एक देश में, तो $1 अगर आप दिए अमेरिका को तो इसका मतलब अपने देश का 70 रुपये गायब। आ रहा समझ में? ठीक है। और सोचिए उतना ज़्यादा सोना रहा है तो कितना रुपये गायब, उतना रुपये देश से गया, नहीं आ रहा समझ में? तो फॉरेन करेंसी कमेगी तो जाहिर सी बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाएगा, मतलब पैसे तो घटेंगे हमारे देश के ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी बस याद रखना कि गड़बड़ाएगा, डाउन होगा। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट हम टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी समझिए कि अगर फॉरेन करेंसी कमेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डैमेज होगा। अच्छा, जब देश में पैसे की स्थिति खराब होगी तो सरकार पे कर्ज बढ़ेगा। अच्छा, बीओपी पहले मत रखिए, आप देखिए देश में पैसों की स्थिति खराब तो सरकार पर क्या बढ़ेगी? कर्ज, डेब्ट। और डेब्ट बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगी तो कर्ज लेना, कर्ज बढ़ जाना अच्छी बात है। श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इस सोना के चक्कर में लोग नहीं सो पाएंगे कभी। अरे समझ में? क्यों नहीं सो पाएंगे? ये सोना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि सोना ये ऐसे जगह छुपा के रख देती है कि फिर मिलता नहीं, ठीक है। हालांकि पता मिलेगा सिर्फ ही नहीं, तो कोई सीबीआई जांच बैठ जाए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाए, उसे नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। लोग तो एक नया नया तरकीब नया सुनने को मिला है मुझे कि हाँ, जो सोना आभूषण जहाँ होता है उसमें ना जीरा या फिर काली मिर्च रखा जाता है, वो ना रखे तो फिर सोना उड़ जाता है। सुना ऐसा कुछ? ऐसा होता है भी, वैज्ञानिक कारण भी ऐसा होता भी ऐसा, ठीक है। जैसे सोना है ना, सोना के बर्तन आभूषण, उसमें कुछ चीज़ें रखी जाती है, जैसे काली मिर्च रखा जाता है, नहीं तो सोना अभिक्रिया करके उड़ जाती है। लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार देखा जाए तो सोना अक्रिय धातु है। अगर वो रिएक्टिव होती तो महिला क्यों पहनती आभूषण? वो तो आज पहनते कल जंग लग जाता, रिएक्टिव है नहीं। खैर वो बाहर की बात है, हम लोग इकोनॉमी पर बात करें, हम बात करें कि कैसे नुकसान है उसको कैसे ठीक किया जा सके। मुझे बताइए, इसी कारण से शॉक डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण, इसी कारण से सोना खरीदने में सब परेशान। अच्छा, मेल कहाँ परेशान है? तो मेल परेशान है दो चीज़ों में उसको। अच्छा, डिमांड यही है, इनको चाहिए फ्लैट खरीदे गए, इनको चाहिए गाड़ी वैन खरीदे गए, ठीक है। इनको इनका जो बच्चा है पढ़ना, इन महिलाओं को सब कुछ चाहिए। जैसे कहते हैं, देखिए शंकर जी भी, रोक दीजिए, तो कहाँ थे हम लोग अभी? बोली कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, हम लोग देख रहे थे, हाँ, मेल को क्या चाहिए? फ्लैट चाहिए, ठीक है। हाँ, देखिए दिलाएगा मेल। अच्छा, स्पेलिंग देखिए ना, फीमेल, महिलाओं में भी देखिए मेल घुसा हुआ है, ठीक है। नहीं मतलब बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मेल तो है स्वतंत्र, देख लीजिए, बेचारा खुश रह लेगा। फीमेल बिना मेल के कुछ नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। देख लीजिए, खुद शंकर जी नाराज हैं और जाके बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, विष्णु जी नाराज हो जाके बीच समुद्र में बैठे हुए हैं। देखिए, तो चीज़ें क्या है, महिला को क्या चाहिए? फ्लैट, क्या चाहिए? वैन, क्या चाहिए? एजुकेशन, महिला को ना, बच्चों को हाईली एजुकेशन चाहिए, बच्चा को वैन चाहिए, फ्लैट चाहिए, सारा कुछ, मतलब ऐशोराम की सारी वस्तुएं चाहिए। हालांकि ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि पुरुष की डिमांड नहीं होता, पुरुष का भी डिमांड होता है, दोनों हिसाब से चलें, चलिए ठीक है, दोनों हिसाब से चलें। अब पुरुष का स्थिति, मिडिल क्लास के पुरुष की स्थिति क्या है? ये अपना फ्लैट लेने में, वैन लेने में, एजुकेशन लेने में, इसी में पूरा जीवन गुजर रहा है उनका। वो एक बार फ्लैट ले लिए, इसका EMI चुकाने में पूरा 20 साल EMI चुका रहे हैं लगातार। वो वैन ले लिए, उसका EMI चुका रहे हैं, एजुकेशन लोन ले लिए, उसका EMI चुका रहे हैं। अरे समझ में, ये चुकाने में इनका स्थिति खराब है। इनकम है, जो इनकम बचा उससे कितना ज़्यादा गुना सोना ले लिए, समझ आ रही स्थिति। तो मिडिल क्लास की भी स्थिति बहुत खराब है, इनके पास सेविंग नहीं है। अब EMI जो देते हैं, EMI का फुल फॉर्म बता दीजिए। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीना क्या, मतलब हर महीना समान रूप से क्या इंस्टॉलमेंट देना है, EMI। तो EMI चुकाने बेचारा का हालत खराब है। अब बची बेचारी, ये भारत की महिला 950 अरब डॉलर सोना एकत्रित की हुई है। मोदी जी सोचिए, अगर मोदी जी साफ साफ यहाँ देखें, उन्होंने क्या किया जाए, इतना ज़्यादा सोना है। अच्छा, नुकसान क्या है? कभी माइंड में ये आ रहा होगा कि चलिए बाहर से चीज़ें, मान लीजिए कि
फॉरेन करेंसी जा रहा है, सोना तो आ रहा है, तो हमें तो फायदा हो रहा है ना, सोना तो आ रहा है। लेकिन देखिए सोना जो आ रहा है उसका रिपोर्ट सरकार को सही नहीं मिल पाता है, जिसका नुकसान है भारत में। सोना जो आपके पास आया तो ठीक है, उसका तो सोना जैसे है ना कि मान लीजिए मैंने आपको 1,000 करोड़ रुपए दिया कि जी गरीबों में बांट दीजिए, और वो करप्शन के रूप में इधर उधर पैसे फैल जा रहे हैं, गरीब के पास नहीं पहुंच रहा है। तो गरीब के पास नहीं पहुंचा, जो मैंने भेजा वो नहीं पहुंचा लोगों के पास, वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुंचा, तो दिक्कत ये है। तो सोना बाहर से जो आ रहा है वो सरकार के पास फिर वो रिपोर्ट नहीं मिल पाती कि है कहाँ सोना। जितना ज़्यादा किसी देश के पास सोना होता है उतना ज़्यादा रुपए कैश छपते हैं आरबीआई के अनुसार, जितना रिजर्व हो देश में सोना, नहीं आ रहा समझ में। तो ये चीज़ें होती है, तो आंकड़ा मिलते नहीं सरकार को, तो नुकसान ही है। मोदी जी सोचे किया क्या जाए, कैसे जो भारत की महिलाओं के सोना को कैसे निकाला जाए, तो एक स्कीम लेकर आए। एक स्कीम, हालांकि वो स्कीम जो है, स्कीम में 3 स्कीम है, तो स्कीम पर हमें बात करना है। और मोदी जी कितने स्कीम लाए इसमें मिटाओ, तो जो मोदी जी स्कीम लाए सोना निकलवाने का, जो स्कीम 2015 में लाए, कब लाए स्कीम 2015 में, वो स्कीम 3 स्कीम थे। पहला स्कीम जिसे कहते हैं गोल्ड बॉन्ड, हाँ गोल्ड बॉन्ड, हाँ। दूसरा स्कीम है जिसे कहते हैं गोल्ड क्वाइन, और तीसरा स्कीम है जिसे सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पीटी में सवाल यहीं से बन सकता है, गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम। कोई डाउट है तो बताइए। मोदी जी 2015 में कितने, एक गोल्ड बॉन्ड लाए, एक गोल्ड क्वाइन लाए, और एक गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम लाए। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसे सवाल बनेंगे। अब देखना गोल्ड बॉन्ड है क्या, तो एक बॉन्ड का मतलब होता है 1 ग्राम, एक बॉन्ड का मतलब 1 ग्राम। इसमें क्या हुआ कि जो बैंक होते हैं, बहुत ध्यान से देखना है, मोदी जी का जो दिमाग चलता है, मोदी जी का दिमाग है ना कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, वो उनका कंसेप्ट रहता है हमेशा कि एक तीर से 2 निशान। मुझे तो लग रहा है कि एक तीर से 3-4 निशान कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो स्कीम चला, इस स्कीम में उन्होंने कहा जो आपके पास पहले से जो बैंक अकाउंट है वो नहीं चलेगा। आपको देखिए ये चीज़ें जो हैं, गोल्ड बॉन्ड के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में। कहाँ जाना पड़ेगा आपको, बैंक में। और उस बैंक में अगर आपका पहले से खाता है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको दूसरा खाता खुलवाना पड़ेगा। और आप बहुत बड़े समझ रहे हैं खाता खुलवाने का क्या फ़ायदा हो सकता है। आपके पास जो पैसे हैं वो पैसा खाता में डालिएगा, जब आपके पास अकाउंट होगा तो पैसे डालिएगा, और जब पैसे डालिएगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। पैसे डालिएगा, मान लीजिए 1000 व्यक्ति ही बैंक खाता खुलवाएं, वो 500 रुपये ही डालें, तो 1000 गुना 500, 500,000, अब 500,000 तो कहीं ना कहीं लोन देने की पावर बढ़ेगी। चीज़ें समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मोदी जी का यही स्कीम चलता है कि खाता खुलवाओ योजना, ठीक है, खाता खुलवाओ, खाता लगातार खुलवाओ, तो खाता खुल रहा है। उन्होंने कहा जो खाता खुलवाओगे तो खाता खुलवाने के बाद अब एक क्या गोल्ड बॉन्ड में समझिए, इसमें है क्या चीज़ें, तीनों बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा खास कॉन्सेप्ट है। गोल्ड बॉन्ड में उन्होंने कहा कि जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, जो आप जाके ज्वेलरी से जो आप सोना खरीदते हैं, उससे आपको सोना नहीं खरीदना है। आपको सोना कहाँ से खरीदना है, आपको सोना खरीदना है हमारे बैंक से, बैंक भी सोना देगा, ठीक है, क्योंकि आप जो सोनार से सोना खरीदते हैं उसका रिपोर्ट मुझे नहीं मिल पाता है। अरे समझ में, आप क्या कीजिएगा, आपको हमारे बैंक से या फिर डाकघर से आपको सोना खरीदना है। कितना आप सोना लीजिएगा, तो आप सोना लीजिएगा 1 ग्राम, 1 ग्राम तो ले नहीं सकते, कम से कम आपको 2 ग्राम लेना पड़ेगा। 2 ग्राम से लेकर आपको 500 ग्राम तक सोना ले सकते हैं। इसका रेंज 2 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक है। रेट जो बाहर मार्केट में वही, अरे समझ में। अब देखिए, जब ये सोना लीजिएगा तो पैसे आप कहाँ डालिएगा, अकाउंट में। तो अकाउंट में तो देखिए, आप जो खाता खुलवाते हैं 1 पैसा वो, क्योंकि खाता जीरो अकाउंट नहीं खुलता, जीरो बैलेंस, तो कुछ न कुछ पैसे वो पैसे गए। दूसरा बात, आपका खाता खुल गया। जब खाता खुलता है तो इंसान सेव करना चालू करता है। जबकि घर में गुल्लक हो, बैंक हो, तो आप कुछ न कुछ पैसे उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। दूसरी बात, सरकार ने सोना भी बेचा, इसका सरकार को रिपोर्ट मिलेगा, डाटा ही मिलेगा। और सेकेंड बात है कि आप जो सोना खरीदे हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा यह है, गोल्ड बॉन्ड का फ़ायदा है कि आप एक सोना खरीद लिए, आप अगर कभी चाहें, कभी आप चाहें चीज़ें, फिलहाल इतना समझ के पूरा बात, कोई डाउट इसमें नहीं है, तो ये चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा, 2 ग्राम को 2 बॉन्ड सोना कहा जाता है, और 500 ग्राम को 500 बॉन्ड सोना कहा जाता है। तो आपको बॉन्ड में सोना लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सोना ना ले। अरे समझ में, हालांकि ये चीज़ें बदली गई। इसमें ये भी कहा गया कि आपको सोना, जैसे सोना, समझ पा रहे इस बात को, जैसे 2 ग्राम सोना 500 ग्राम, तो कहा गया कि आप सोना नहीं लीजिएगा, आपको क्या, सोना आपके बैंक में ही रहेगा। आप समझिए इस बात को, जैसे आपको क्या किया जाएगा, आपको एक पर्चा दिया जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, और आप कितना सोना, जैसे मान लीजिए 500 बॉन्ड सोना डिमांड किए, तो आपको एक पर्चा दिया जाएगा और उसमें 500 बॉन्ड सोना लिखा रहेगा।
कोई बात, कोई डाउट है? तो समझ इस बात को। तो 500 बॉन्ड सोना, तो 500 बॉन्ड सोना मतलब 500 ग्राम सोना लिए, और सोना आप ले लिए, आपने कैश दिया, काम हो गया। महिलाएं सब नाराज हो गई कि बताइए शादी में हमको जाना होता है, हम वही पर्चा चिपका के जाएंगे, हमको तो सोना चाहिए ना, आभूषण, हमको तो आभूषण चाहिए। तो महिलाएं नाराज, महिलाएं बोली कि नहीं गोल्ड बॉन्ड नहीं। तो गोल्ड बॉन्ड जो योजना था ऐसे ही असफल हो गया। ठीक है, उस नहीं सोना ला सकते थे, लेकिन बाद में स्कीम को चेंज किया गया कि उसके बाद कहा कि सोना नहीं ले जा सकते आप, सोना आप लीजिए और आप लीजिए पर्चा ले जाइए। वो सोना का आभूषण जनरली आपके पास जो उसको पर्चा के रूप में मिला आपको, इसका फायदा क्या हो सकता है? तो इसका फायदा हो सकता है कि तो इकोनॉमिकल ग्रोथ, और सेकेंड फायदा हो सकता है कि आप अगर बाद में, जैसे अभी मान लीजिए सोना का रेट चला है 10,000 रुपये भरी, तो बाद में अगर इसका रेट बढ़ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए 10,000 की जगह पर 20,000 हो गया, तो आप जब जाएंगे उस समय, जब ये सोना वापस जब पर्चा जब आप दीजिएगा वापस बैंक में जमा कीजिएगा, तो आपको उस समय जो करेंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? कोई डाउट? तो ये चीज़ें थी गोल्ड बॉन्ड। ये असफल हुआ, महिला बोली नहीं ये चीज़ें नहीं सही है, और असफल हो गया। उसके बाद आया जिस योजना को कहते हैं गोल्ड क्वाइन योजना। इसमें क्या होता है कि आप सोना का आभूषण ना खरीदें, आप सोना का सिक्का खरीद लीजिए, गोल्ड क्वाइन। सोना को जो सिक्का बना उसमें एक तरफ जो अशोक स्तंभ जो कहते हैं वो, और एक दूसरे साइड महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात है इसका नकल नहीं किया जा सकता है गोल्ड कॉइन का। और एक गोल्ड कॉइन अगर लेने, जैसे इसे आप किसी बैंक से ले सकते हैं, तो इससे आप गोल्ड कॉइन को किसी बैंक से नहीं, आपको लेना पड़ेगा MNTC से, MMTC इसे कहते हैं मेटल एंड मिनरल, उसके बाद जैसे ट्रांसफर क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेशन। तो MNTC से आपको लेना पड़ेगा गोल्ड कॉइन। और जब आप वहाँ से लेते हैं तो गोल्ड कॉइन सिक्का ले लिए, वही बात है कि रेट जो चल रहा है अभी, बाद में आप क्या बोले, मतलब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए MMTC का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन MMTC का फुल फॉर्म क्या है तो बताएं, मेटल एंड मिनरल। ठीक है, टी से ट्रांसफर हो सकता है, या फिर टी से हो जाता है ट्रेडिंग और कॉर्पोरेशन। तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, इस दोनों में आपको पहले आवेदन करना पड़ता है, फॉर्म पहले डालना पड़ता है, उसके बाद ये चीज़ें होगी। जब आप ले लेते हैं तो लेने के फायदा क्या है कि अगर आप सोना ले लिए, ठीक है, तो अच्छा क्यों ऐसा, क्योंकि महिलाएं बोली थी सोना इसलिए ले रहे हैं कि विपत्ति में काम आए। तो आप अगर चाहते हैं कि देखिए कैश जब रखिएगा, आप नहीं आ रहा समझ में, क्या रखिएगा आप, कैश रखिएगा। तो जब अगर आप कैश रखते हैं तो कहीं ना कहीं समझिए इस बात को। एक बात और आपको बता दो थोड़ा सा, एक मिनट, गर्मी ना बहुत ज़्यादा, 2 मिनट रुके, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, ठीक है। चलिए, तो MMTC क्या देखिए, मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, आप गोल्ड का कॉइन ले सकते हैं। अच्छा, इसका क्या फायदा है, तो आप गोल्ड कॉइन लिए जिसका भी रेट चल रहा है, बाद में जब आप अगर गोल्ड कॉइन वापस करने जाते हैं MMTC में, जब वापस करने जाते हैं जो करेंट रेट चल रहा है उसके आपसे ले सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो एक बात ये है, समझ पा रहे हैं ना। और इसका फायदा क्या होता है, फायदा होगा कि वही बात की, एक तो आंकड़ा सरकार को पता होगा कितना सोना जा रहा है, यहाँ से आंकड़ा पता होगा। अब सवाल है कि दोनों में सोना खरीदने का प्रोसेस है, ठीक है, दोनों में सोना खरीदने का प्रोसेस है। 2015 में दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें देखिए, तो सोना खरीदने का प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन महिलाएं आपके यहाँ से सोना लेगी क्या गारंटी है, क्योंकि महिलाएं मोल ज़्यादा करती है, उसको बार्गेनिंग चाहिए, यहाँ से तो बार्गेनिंग होगा नहीं। तो चांस है कि यहाँ से महिला कम सोना खरीदेगी। महिला कहाँ से सोना खरीदेगी, तो ज़्यादा खरीदेगी ज्वेलरी से, जो सोनार जिसे कहते हैं, ठीक है, ज्वेलरी से ज़्यादा सोना खरीदेगी, क्योंकि उससे मोल हो जाता है, उससे रिलेशन बढ़िया हो जाता है। कई बार वो छूट दे देता है, आकर्षक उपहार निकालता है, आकर्षक ऑफर निकालता है वो, नहीं तो उसमें तो बाय वन गेट वन फ्री नहीं चलता, लेकिन कई प्रकार का ऑफर निकालता है, ठीक है। एक दूसरा बात है कि रिलेशन बन जाते हैं जिसके यहाँ तो 12 बजाते हैं, तो महिलाएं यहाँ कम जाएगी, ठीक है। तो ये जब बहुत ज़्यादा सफल हुआ नहीं। दूसरा बात इनका क्या है, पर्चा ले लीजिए। हालांकि गोल्ड बॉन्ड मतलब गोल्ड भी मिलेगा आपको, पर्चा का भी सिस्टम है, ठीक ठीक है। तो महिलाएं बैंक में ज़्यादा जाना नहीं चाहते। एक तो सोचेगा खाता खुलवाएं, फिर वो करें, रेट सेम है तो क्यों नहीं यहाँ से चले जाएँ, चीज़ें है ना, ठीक है। हुआ क्या, जो मोदी जी ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ सिर्फ खरीदने की सुविधा नहीं, हमारे यहाँ बेचने की सुविधा है। तो आप क्या कीजिए, बेचना क्या है, तो महिला का मैं बता तो दिया कि महिला कुछ भी हो जाए अपना सोना नहीं बेचेगी। अब मोदी जी बोले बेचवा के रहेंगे, ठीक है। अब दोनों महिला, एक तो मोदी जी और दूसरा महिला, दोनों महान। अब हुआ क्या, मोदी जी बोले कि गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम, इसका फ़ायदा बताने लगे। तो फ़ायदा ये बताएं कि देखिए सिंपल क्या, आपके पास जितना सोना आप घर में रखे हुए हैं, ठीक है, आप घर में रखे हुए हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, वही सोना को लाइए और हमारा जो गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम के तहत आप बैंक में लेकर आइए सोना को। आप बैंक में खाता खुलवाइए और आप सोना को जमा कीजिए।
सोना को जमा कीजिए, ठीक है, और सोना को जमा कीजिए। सोना को जमा करने से क्या होगा, अगर आप मान लीजिए कि सोना को जमा करते हैं तो आप घर के में जो सोना है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब आप इसे आप बैंक में रख दीजिएगा तो हम उस सोना का जितना रेट है उसके अनुसार आपको हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। नहीं यार समझ में, कोई डाउट? तो फायदे वाली बात है। पति आके बोला महिला को कि ऐसा ऐसा बात है, महिला बोली कि अच्छा फायदा वाला बात है। अच्छा ये पूछती है कि क्या हम जब चाहे तब सोना निकाल सकते हैं फिर? नहीं, ये भी होता है ना। हाँ, तो पति पत्नी दोनों चले कि चलिए चल के देखते हैं बैंक में। बैंक में गया तो वहाँ पता चला कि 3 प्रकार के टर्म है। पहले तो महिलाएं पूछी, पहला टर्म ये पूछा गया कि कितने कितने टर्म है, तो पहला 1 से लेकर 3 साल तक आप रख सकते हैं सोना को। 3 साल। हाँ, दूसरा 5 से लेकर 7 साल तक सोना को रख सकते हैं। तीसरा 12 से लेकर 15 साल तक सोना को रख सकते हैं। इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म, इसे कहते हैं मिडिल टर्म, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। जब आप बहुत कम समय के लिए सोना को रखें तो बैंक को कम फायदा है, इसलिए ब्याज आपको कम देगा। ज़्यादा टाइम तक रखें तो ब्याज आपको ज़्यादा देगा। नहीं आ रहा समझ में? तो महिला खूब खुश, ओ माय गॉड फायदा वाला बात है, हम सोना भी रखें, मेरे पास घर में सोना रखा है, इसी को हम कहाँ रख देना है, बैंक में रख देना है, हमको फायदा आएगा, बाद में जब चाहे तब सोना निकाल सकते हैं। जैसे बोली बाद में जब चाहे सोना निकाल सकते हैं, पति को बोले उसे बैंक में रख देते नहीं, जब चाहे तब नहीं। अगर आपने समय फिक्स कर दिया है 1 से लेकर 3 साल तक, ठीक है, तो आप अभी जमा किए तो 3 साल बाद ही आप निकालेंगे, बीच में कभी नहीं, ठीक है। एक समझ पा रहे हैं? 5 से 7 तक, तो 5 साल पूरेगा, उसके बाद 7 साल इसी के बीच में आप निकाल सकते हैं, बीच में कभी नहीं। इसमें निकालिए, इसमें निकालिए, या फिर इसमें निकालिए, बीच में कभी नहीं। महिला बोली नहीं, शादी तो बीच में पड़ जाएगा। और डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं है ना, ऐसा डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, शादी बीच में पड़ जाएगा, वो कैसे मैनेज होगा? हम नहीं खाली पेट रह लेंगे, लेकिन समाज में इज्जत नहीं कम होना चाहिए, शो ऑफ का नेचर। अरे समझ में, ये चीज़ें हैं। दूसरा बात बोला कि एक बात, 2 बात, महिला 2 बात से पीछे हट गई। एक तो हम जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा बात सोना देंगे तो बदला में क्या मिलेगा, तो बदला में मिलेगा पर्चा। क्या मिलेगा? पर्चा। तो पर्चा चिपका के तो जा नहीं सकती है, एक तो पर्चा मिलेगा, दूसरी बात जब चाहे सोना तब नहीं निकाल सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए कि हम बीच में चाहे कि 2 दिन के लिए निकाले सोना फिर डाले ऐसा, तो बोले ऐसा नहीं होगा, निकालने तो फिर आपका, लेकिन उस समय आप पर मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं पेनाल्टी, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा कि बीच में, अगर बीच में आप निकालते जुर्माना लगा जाए, क्योंकि आप पे फिक्स कर क्या है कि आप अपनी बातों से मुँह कर रहे हैं, आप पे, क्योंकि आपने 1 से 3 साल तक आपने फिक्स कर दिया, तो ये बैंक में जमा नहीं होगा, ये इकोनॉमी सप्लाई होगा, देश में घूमेगा सोना, तो उस सोना पे ठप्पा है कि 1 से 3 साल बाद, तो अब उसी हिसाब से तो मेरे पास आंकड़ा है कि आपको 3 साल बाद वापस करना है। अब बीच में आ जाएगा तो कहने का अपना भरपाई हम करेंगे पेनल्टी के रूप में, आपका सोना हम रख रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, इसमें कितना रख सकते हैं सोना? तो कम से कम आपको 30 ग्राम रखना पड़ेगा सोना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट नहीं है। तो महिला मुझे बताइए अपने सेंस से, आपको क्या लगता है महिला रखेगी? बीच में निकालने का चांस नहीं है, पर्चा देगा, बीच में निकालने का चांस नहीं है। अगर आप निकालते तो जुर्माना लगेगा, महिला रखेगी? नहीं, नहीं रखेगी। जितना स्पीड से गई थी उससे दुगना स्पीड से वापस आएगी, नहीं रखेगी। एक महिला के कारण तीनों योजना असफल हो गया। मोदी जी न पहले महिला को समझ पाए थे, न अब समझ पाए। और कहा गया है कि कृष्ण भगवत गीता भी कृष्ण भी भगवत गीता में बोले हैं कि महिलाओं को समझना संभव, मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नहीं समझ सकते। ये चीज़ें समझ में आ रहा है? याद रखना, गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम असफल हो गया। अच्छा, असफल हो गया तो सारा सोना यहाँ, पुरुष का स्थिति खराब। मुझे जल्दी इतना समझिए चीज़ से बताइए, सेविंग की स्थिति क्या होगी? खराब। यानी हाउस होल्ड में इतना समझिए कि हाउस होल्ड में सेविंग की स्थिति बहुत खराब है। यानी हाउस होल्ड कोई भी हो, लोअर हो, हायर हो या फिर मिडिल हो, सभी में स्थिति सेविंग की बहुत खराब है, सेविंग नहीं है। अब मुझे बताइए, सेविंग नहीं तो कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं, तो सेविंग यहाँ नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन हमारे पास और है, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट। छोटा छोटा पॉइंट उसे हम कंप्लीट करते हैं। फिर मिटाने वाला कहाँ? कोई डाउट है क्या? कोई सवाल? अच्छा, एक क्या था, एक तो हम देख लिए बचत की स्थिति देखे, तो एक हम देख लिए हाउस होल्ड, दूसरा क्या देखें? इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री में अगर देखिएगा तो इंडस्ट्री में देख लेते हैं जल्दी से। और तीसरा क्या देखें? गवर्नमेंट। इंडस्ट्री की स्थिति देखिए तो इंडस्ट्री 1991 तक भारत में जितनी इंडस्ट्री थी वो तो ठीक थी,
1991 के बाद क्या हुआ, ध्यान रखना, 1991 के बाद आपको याद है कि 1991 में भारत के पास स्थिति बहुत खराब हुई, मात्र 15 दिन का पैसा बचा था भारत के पास। तो उन्हें क्या करना पड़ा, दूसरे देश से कर्ज लेना पड़ा। मैं अगले क्लास में बताऊंगा कर्ज 3 प्रकार के होते हैं। कर्ज में वास्तव में ग्रांट लेना पड़ता है, ठीक है, एक कर्ज होता है, उस सब चीज़ें बताऊंगा कैसे विदेश से हम कर्ज लेते हैं, उसका एक प्रोसेस है, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करती है और IMF कैसे काम करती है, सब पर बताऊंगा। IMF से इस बार यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, तो मैं सब पर बात करूंगा। अभी मैं बता दूं, जब 1991 में भारत के पास भारत की स्थिति बहुत खराब थी, उसमें भारत के 9वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने कहा क्यों ना दूसरे देश से कर्ज लिया जाए। उसमें भारत का हेल्प IMF किया था, लेकिन IMF जब हेल्प जब भी करती है तो IMF एक बात कंडीशन देती है, जैसे आप जब भिखारी को दान देते हैं, बात समझिएगा, मेरा किसी बात का सेंस मत निकालेगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो जब आप किसी भिखारी को दान देते हैं आप उससे उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो आप कुछ उम्मीद करते हैं। अगर आप किसी को कर्ज आप बहुत शॉर्ट ब्याज पे देते हैं तो आप उससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं। शॉर्ट ब्याज पे देते हैं तो आप बोलेगा मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे समझ में, कोई डॉक्टर आपको आता है तो डॉक्टर अगर आप पे खर्च कर रहा है, अपना समय दे रहा है, कम पैसे पे इलाज कर रहा है, तो आपको बार बार अपना रूटीन मेंटेन करना है कि सुबह उठ कितने बजे खाना है, एक खाली पेट वाला दवाई है, भरा पेट वाला दवाई, ऐसे से खाना है, चीज़ें समझ में आ रहा है। तो उस समय जब IMF जब इंडिया को लोन दिया तो उसने एक कंडीशन रख दिया कि भारत को स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब भारत में विदेशी कंपनियां को भी आने का मौका देना पड़ेगा 1991 में। और भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां आई, विदेशी कंपनियां, इसे कहा जाता है LPG, इसे कहते हैं संरचनात्मक विकास भारत में हुआ। और जब वो आई तो मुझे बताइए, जब मल्टीनेशनल कंपनी आई तो भारत में जो पहले से कंपनियां थी, बहुत कम कंपनी थी, तो प्राइस ज़्यादा हुआ, प्राइस पहले ज़्यादा था और क्वालिटी ठीक ठाक रहा होगा या फिर लो रहा होगा। भारत में जब विदेशी कंपनी आई तो उसी सामान को, विदेशी कंपनी के पास बजट ज़्यादा तो उसी सामान को कम रेट पर बेचेगी। अब कम रेट पर जब बेचेगी, क्वालिटी, मशीनरी का विकास ज़्यादा है तो क्वालिटी उसका ज़्यादा मेंटेन होगा, तो भारत में भी जितने भी भारत के प्राइस को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब प्राइस को कम करेगा, समझिए बात को, प्राइस को अगर कम करेगा तो पहले जितना से प्रॉफिट हो पाता था, क्योंकि लोग के पास खरीदने के लिए ऑप्शन है, तो प्राइस को बहुत कम करना पड़ेगा। और प्राइस को बहुत ज़्यादा कम करेगा तो पहले जितना प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट अब कमेगी, नहीं समझे। और जो अब प्रॉफिट कमेगी तो सेविंग कमेगी, यानी इसके पास भी सेविंग अब नहीं है, यानी ना तो हाउस होल्ड के पास सेविंग है ना तो इसके पास सेविंग है। अब बचा सरकार, तो सरकार की स्थिति बता दूं, जब से देश आज़ाद है 1947 से हमारा जितने भी पंचवर्षीय योजना था कोई भी सफल नहीं हुआ, कोई भी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुआ। पंचवर्षीय योजना कब से आ रही है, 50 से, आज़ादी के बाद। अरे समझ में, तो जितनी पंचवर्षीय योजना है एक भी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई, समझिए इस बात को। जब 50 में योजना का गठन हुआ, 51 से आ रही पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो एक भी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई। और जब ये सफल नहीं हुई तो 1947 से देख लीजिए 2022 का आंकड़ा, तो भारत का जो बजट है लो है। और भारत का बजट लो है तो भारत को अपने काम करने के लिए भारत क्या करता है, बार बार कर्ज ले रहा है। और भारत पर कर्ज कितना, तो मैं बता चुका हूँ, श्रीलंका पे कर्ज कितना, 51 अरब डॉलर का। इससे 12 गुना ज़्यादा, 1685, 1 मिनट, 12×5 = 60, हाँ, इससे 12 गुना ज़्यादा कर्ज भारत पे है, 620 अरब डॉलर का। तो सोचिए कर्ज इतना ज़्यादा है, तो मुझे बताइए सेविंग है क्या भारत में? जहाँ कर्ज होगा सेविंग कहाँ से होगा? तो भारत में सेविंग है नहीं। तो मुझे तो जब भारत में सेविंग की स्थिति इतना खराब है और सेविंग की स्थिति लो तो पूंजी लो, अब पूंजी लो तो निवेश लो, और निवेश लो तो फिर मतलब सब चीज लो, इकोनॉमी ग्रोथ करेगा नहीं, इतना कर्ज। तो बताइए कैसे इसको कवर किया जाए? तो सोचा गया कि इसका एक ही तरीका है, जब आपके घर में पैसा ना हो तो फिर बाहर से पैसा मंगाइए। तो क्या चोरी किया जाए? इसका एक तरीका होता है। तो तरीका होता है बाहर के पैसों को कैसे लाएं, तो बाहर के पैसों को लाने का एक तरीका होता है, हम पढ़े थे ना, एक आंतरिक पूंजी है ये, आंतरिक पूंजी है ये। तो बाह्य पूंजी को कैसे लाएंगे, तो इसका एक तरीका है, या तो हम ग्रांट लेंगे, ग्रांट मतलब मांगेंगे पैसा, तो जब उससे मांगेंगे पैसा, मांगेंगे तो उम्मीद करेगा हमसे कि ऐसे करो चेंज करो। अब मेरा स्वामित्व नष्ट हो जाएगा, आपसे हम बोलेंगे यार पैसा हमको दे दीजिए पैसा, तो मेरा स्वामित्व नष्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे मेरे अंडर में काम करो वैसे वैसे, तो ये चीज़ें मांगेंगे, या फिर आपसे कर्ज लेंगे। तो कर्ज में होता है कि आँख में आके डाल कर कर्ज लेंगे, 6 महीने के लिए पैसा का पैसा मैं दूंगा, ठीक है, तो कर्ज हो गया। तो या तो ग्रांट ले सकते हैं, नहीं तो कर्ज ले सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके आपको ऐसा सिस्टम यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा कि आप बेचैन होकर खुद आएँ और मेरे अंडर में रहें। इसे कहा जाता है FDI, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग ग्रांट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्लास है, ग्रांट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम कर्ज लोन, उसके बाद पढ़ेंगे FDI, उसके साथ ही पढ़ेंगे FPI। इस टॉपिक को कंप्लीट कर फिर देखिए आपका इकोनॉमी बेहतर होना चालू हो जाएगा। कोई डाउट?
समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? चलिए, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपकी जिम्मेवारी है कि आपको क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। लाइक सिर्फ एक बार करना है, दोबारा करने से हट जाता है लाइक, ठीक है? चलिए, बहुत ध्यान से करना है सब कुछ। ये आपका अपना चैनल है, जितना बढ़ाइए। हम लोग का एक ही मकसद है, शिक्षा को इतना बेहतर बना देना। जैसे अब्राहम लिंकन का लाइन है कि मैं बिजली को इतना सस्ता कर दूंगा कि लोग दिए और लालटेन छोड़कर बल्ब जलाएंगे। हम लोग का बेहतर सिद्धांत, मेरा नहीं, हम लोग का सिद्धांत होना चाहिए कि हम शिक्षा को इतना बेहतर, इतना सस्ता कर देंगे कि खेलने वाले बच्चे जो पबजी सब्जी खेल रहे हैं, जो भी, वो खेलने वाले बच्चे भी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाएं। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ऊर्जा, एहसास और उमंग के साथ, इकोनॉमी के नए आयाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।